हुआ था। सुएज कैनाल से जब गुजर रहा था यानी 23 मार्च को एक काफी भयानक सैंड स्टॉर्म आ गया जो रेगिस्तानी इलाकों में अक्सर आता ही रहता है। इससे विजिबिलिटी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, साथ ही तेज हवाएं भी चल रही थी और शिप में लोड थे लगभग 20,000 कंटेनर्स। इतनी ज्यादा तेज हवाएं वो लगातार झेल रहे थे तो एक प्रेशर पूरे शिप पर पड़ रहा था जिससे उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया और ये टेढ़ा होकर नहर के दोनों किनारों से जा टकराया। अब शिप पूरी तरह से फंस चुका था नहर के बीचों बीच और दुनिया के बिजनेस एंड ट्रेड की लाइफलाइन कही जाने वाली नहर बंद हो चुकी थी। पर ये तो आप सभी को पता है कि इस नहर से हर दिन लगभग 51 शिप गुजरती हैं। तो अब इस नहर में ट्रैफिक जैम लगना स्टार्ट हो गया, वाटर ट्रैफिक जैम। ये प्रॉब्लम ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कोरोना वायरस से कम नहीं थी। हर दिन 9 अरब डॉलर का सामान लेकर शिप्स यहाँ से गुजरते हैं, यानी हर घंटे 400 मिलियन डॉलर या फिर 2,800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, जिसका सीधा असर दुनिया के हर इंसान की जेब पर देखने को मिलने वाला था। ये सारी प्रॉब्लम केवल एक बोट की वजह से थी। इस शिप के फंसने के कुछ ही देर के बाद 15 और शिप इस नहर के पास फंस चुके थे और वो रास्ता क्लियर होने का वेट कर रहे थे क्योंकि वो भी एवर गिवन के पीछे पीछे ही आ रहे थे। धीरे धीरे ये जंप 300 शिप का हो गया। 300 बड़े पानी के जहाज नहर के दोनों डायरेक्शन में शिप के हटने का इंतजार कर रहे थे। ये था दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैफिक जैम इकोनॉमी के लिहाज से। हर दिन इस नहर से होकर लगभग 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल गुजरता है जो 6 दिन तक नहीं गुजर पाया। नतीजा क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ने लगे। अब जब पिछले साल से चल रही पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी काफी परेशानी का सामना कर रही थी, ऐसे में सुएज कैनाल पर ट्रैफिक जैम लगने की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर दोहरी चोट हो गई। चाइना या एशिया के दूसरे देशों से सामान यूरोप नहीं पहुंच पा रहा था। मिडिल ईस्ट के देशों में दुनिया का 48% ऑयल और 38% नेचुरल गैस रिसोर्स है। ये ऑयल यूरोप के विकसित देशों के पास एनर्जी सोर्स के रूप में सुएज कैनाल से होकर ही गुजर के पहुंचता था, पर फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा था। 200 मीटर चौड़ी सुएज कैनाल में 400 मीटर लंबा एवर गिवन शिप फंसा हुआ था। ये दुनिया के 1% सबसे बड़े शिप्स में से एक है, जो अंदाजे के लिए बताएं तो मुकेश अंबानी के एंटीरिया घर से दोगुने से भी ज्यादा बड़ा है। इसके ऊपर लोड थे 20,000 कंटेनर जिनका वजन था लगभग 2,20,000 टन, यानी 1,10,000 इंडियन एलिफेंट के वजन के बराबर सामान इस शिप पर लोड था। हालांकि पूरे इंडिया में एलिफेंट की तादाद 27,000 ही है। अब जब इस शिप से नुकसान हर घंटे 2,800 करोड़ रुपए का हो रहा हो तो इसे जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाने की जद्दोजहद भी स्टार्ट कर दी गई। पर ये काम कुछ ज्यादा ही कठिन था क्योंकि ये बोट काफी भारी थी। अब आपको लगभग 1,10,000 हाथियों से भरी बोट खिसकानी पड़ जाए तो ये काफी कठिन काम तो होगा ही। हालांकि इसमें हाथी नहीं भरे थे पर वजन तो उनके लगभग बराबर ही था। इजिप्शियन गवर्नमेंट के पास काफी बड़ी चुनौती थी। वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी शिप्स में से एक को सबसे इम्पोर्टेंट नहर से हटा रहे थे। ये नहर वैसे तो काफी चौड़ी थी पर इस शिप के कंपैरिजन में वो काफी पतली दिख रही थी। इसके लिए टग बोट्स की पूरी फ्लीट भेजी गई। टग बोट्स क्या होती हैं? इनका मकसद होता है बड़े बड़े शिप वेसल्स को टो करके या फिर पुश करके चलने में हेल्प करना। पर यहाँ पर शिप को पानी में पुश नहीं करना था बल्कि वो तो किनारे पर बीच में फंसी हुई थी। अब मिट्टी और रेत के बीच से इतने भारी शिप को बहुत सी टग बोट्स मिलकर भी नहीं हिला पा रही थी। तो अब एंट्री हुई असली हीरो की। जी हाँ, जिसकी जरूरत लगभग हर जगह पड़ ही जाती है। ये थी जेसीबी। इसके थ्रू सुएज कैनाल के किनारे को थोड़ा और चौड़ा करके शिप जितने एरिया में फंसा था उस एरिया की मिट्टी और सैंड हटाई जा रही थी ताकि वहां पर पानी भर जाए और शिप वापस से फ्लोट करते हुए अपनी जगह पर आ जाए। पर ये तरीका भी फेल हो गया क्योंकि शिप मिट्टी में काफी ज्यादा गहराई तक फंसा हुआ था। तो फिर सुएज कैनाल अथॉरिटी ने एक डच और जापानीज कंपनी को हायर किया ये काम करने के लिए। ये ड्रेजिंग बोट थी जिनका काम था शिप के नीचे की मिट्टी और बालू को सक करके नीचे का एरिया एकदम क्लियर करना ताकि वहां पानी भर जाए और शिप फ्लोट करने लगे। पर ये तरीका भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सका। अब ये शिप जो कि नेचुरली यहाँ पर फंस चुका था उसके नेचुरली निकलने का इंतजार होने लगा क्योंकि हाई एंड लो टाइड तो पूरी दुनिया में होते हैं और सुएज कैनाल में भी ये फिनोमेना होता ही है। तो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स अब हाई टाइड का वेट करने लगे। हाई टाइड आने के बाद ये बेहद बड़ी नाव ऊपर उठ जाएगी और फिर टग बोट्स का यूज करके उसे पुश करते हुए नहर के किनारे से हटाकर बीच
में लाया जाएगा। 5 दिनों तक वहाँ फंसे रहने के बाद 28 मार्च 2021 को हाई टाइड आया और फाइनली 29 मार्च को प्लान के मुताबिक काम करते हुए टग बोट्स के थ्रू इस बेहद बड़े शिप को वहां से फ्री कर लिया गया। 6 दिनों तक सुएज कैनाल में जाम लगा रहा। 6 दिनों तक ये पतली सी नहर बन रही थी। हालांकि ये पतली तो नहीं है, पर इससे गुजरने वाली शिप अब काफी बड़े हो चुके हैं, इसीलिए ये इनके कंपैरिजन में पतली लगती है। अब इस नहर को पार करने में शिप्स को 12 घंटे का वक्त लगता है और 6 दिनों से नहर क्लियर न होने की वजह से दोनों तरफ 300 से भी ज्यादा शिप्स फंसे हुए थे और रास्ता क्लियर करने का वेट कर रहे थे। वैसे तो एक दिन में यहाँ से 51 शिप ही गुजरते हैं, पर अब इसे फुल कैपेसिटी पर जब यूज किया जाएगा तब भी इस कैनाल से एक दिन में केवल लगभग 100 शिप को ही गुजारा जा सकता है। पर एक दिन में 50 शिप और यहाँ पर आ जाएंगे, फिर बाकी के शिप्स को गुजारा जाएगा। इस तरह से कैनाल से एवरग्रीन शिप हटाने के बाद भी रास्ता अब भी क्लियर होने में काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि वहाँ हर दिन नया ट्रैफिक आता जाएगा और पुराना ट्रैफिक धीरे धीरे ही क्लियर हो सकेगा। इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक नॉर्मल होने में भी कुछ दिन लग सकते हैं। इस एक हफ्ते के ब्लॉकेज ने ग्लोबल इकोनॉमी को लगभग उतना ही हिला कर रख दिया जितना कि कोरोना वायरस ने एक साल में किया था। एक हफ्ते में पूरी दुनिया के 15% शिपिंग कंटेनर कैपेसिटी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ चुका था। क्रूड ऑयल के अलावा टॉयलेट पेपर, लैपटॉप, कॉफी जैसे गुड्स की कीमतें बढ़ चुकी थी। सेमी कंडक्टर्स की शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि पूरी दुनिया में शिपिंग डिलीवरीज में डिले होने लगी थी। ये सारा बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ कैसे? केवल एक शिप जिसमें बैठे थे 25 मेंबर्स और एक सैंडस्टॉर्म जिसने इसके डायरेक्शन को बदल कर इसे नहर में फंसा दिया।